हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। डेट है आज की 11 अप्रैल 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। आप यहां पे आज की द हिंदू न्यूज़पेपर देख सकते हो, तो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स यहां से डिस्कस करेंगे। साथ में इंडियन एक्सप्रेस में भी कुछ इंपॉर्टेंट हमें यहाँ पे आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे। देखिए, एक पर्टिकुलर टॉपिक है यहाँ पर, आप नोटिस कीजिए। आम आदमी पार्टी गेट्स नेशनल पार्टी टैग बट एनसीपी टीएमसी सीपीआई लूज द स्टेटस। अब आप लोग सोच रहे होंगे, सर ये क्या होता है। देखो, अगर आप देखो रेगुलरली मेरी वीडियोस को फॉलो करते आए हो तो मैंने काफी डिटेल में आपको ये समझा रखा है। इनफैक्ट ना, तो आज में से आई एम श्योर 80-90% को ऑलरेडी ये चीज पता होगी। जिनको नहीं पता ना, मैंने नेशनल पार्टी का पूरा टॉपिक अराउंड 10 मिनट में यहाँ पे समझाया हुआ है। क्या क्या कंडीशन होती है यहाँ पे, स्टैटिक पार्ट भी और करंट अफेयर्स भी दोनों यहाँ पे कवर्ड है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, काफी 360 डिग्री कंप्लीट एनालिसिस है इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, जो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। बस फर्क क्या है, ठीक है, एक्चुअल में ना होता क्या है, इस तरह की चीजें न्यूज इन ट्रांजिशन होती हैं। ठीक है, पहले वो चीज हो जाती है, फिर उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आता है, तो बार बार न्यूज में आती रहती है। तो बार बार 5 बार डिस्कस करने का उसको पॉइंट नहीं बनता। ठीक है, तो अगर आप रेगुलरली फॉलो करते रहे हो तो आपको इसके बारे में डेफिनेटली पता होगा। अब बस हुआ क्या है कि आम आदमी पार्टी को बना दिया गया है, और जो बाकी 3 पार्टीज हैं, एनसीपी टीएमसी और सीपीआई, इनको नेशनल पार्टी का स्टेटस इनको हटा दिया है, इनको स्टेटस इनका लूज हो चुका है। तो आज के टाइम पे अब 6 पॉलिटिकल पार्टीज हमें नेशनल पार्टीज देखने को मिल जाएंगी, बाकी सारी चीजें सेम है। राइट, अब चलते हैं आगे, बट उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देखिए। आप कल यानी कि 12 अप्रैल 2023 को 11 बजे सत्यवती कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सेशन है। ठीक है, यहाँ पर आप डेफिनेटली कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्पीकर से मिलने वाले हैं, जैसे सुमित सर। ठीक है, तो सुमित सर को आप सभी जानते ही हैं, बहुत ही आप जानते हो ओनली आईएएस को कैसे इन्होंने स्टैब्लिश किया है। तो बहुत ही आपको इनके साथ मिलकर, इनके साथ इंटरेक्ट करके काफी अच्छे इंसाइट्स मिलने वाले हैं। सिमिलरली जलज श्रीवास्तव सर हैं। ठीक है, मैं इनको पर्सनली काफी अच्छे से जानता हूँ, काफी मैं सालों से सर के इन टच में हूँ। और आप अगर सर से मिलोगे, आप रियलाइज करोगे कि सर का ना एक अपने आप में काफी एक अलग ऑरा है। ठीक है ना, तो ऐसी पर्सनैलिटीज को मिलकर आई एम वेरी श्योर आप काफी ज्यादा इंस्पायर होंगे, एंड साथ ही साथ एक एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। इसके साथ ही सोनल गोयल मैम है, ठीक है, जो कि एक सर्विंग इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर है, एंड कहीं ना कहीं देश को आगे देश के अंदर कंट्रीब्यूट करने के लिए पब्लिक सर्विस कैसे करी जाती है उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैम ने सेट किया है। तो इन पर्टिकुलर स्पीकर से आप डेफिनेटली इंटरेक्ट करिए। ठीक है, तो कल 11 बजे सत्यवती कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर आप इन सभी से मिल सकते हैं। प्लस साथ में ही बहुत सारे यूपीएससी सीएससी टॉपर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जो कि आप अपनी इनसाइट्स शेयर करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। साथ में ही हमारी टीम ओनली एस की पूरी फैकल्टी जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगी, ताकि आप उनके साथ भी इंटरेक्ट कर पाएं एंड कहीं ना कहीं अपनी प्रिपरेशन को और भी बूस्ट करें। ठीक है, साथ में जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए बहुत सारे यहाँ पे एक्साइटिंग सरप्राइजेस हैं। तो अगर आप इस पर्टिकुलर जो सेशन है उसके अंदर एनरोल करना चाहते हैं, तो नीचे मैंने गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, उसके अंदर मेक श्योर कि आप रजिस्टर कर लें, ताकि आप अपनी जो सीट है उसको एक तरह से आप इंश्योर कर लें, ताकि आप यहाँ पे अपनी प्रेजेंस को लेकर आ पाएं। ठीक है, साथ में कोई डाउट्स हैं तो डेफिनेटली इन नंबर से हमें कांटेक्ट किया जा सकता है, हमारी आप वेबसाइट को भी चेक कर सकते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको प्रोवाइड करनी थी। राइट, चलते हैं आगे। कल मैंने आपको देखो एक होमवर्क दिया था इप्सा के रिगार्डिंग। और सर इप्सा क्या है, देखो इप्सा का फुल फॉर्म समझना। ये दरअसल में 3 कंट्रीज की बात हो रही है। कौन कौन सी, यहाँ पे बात हो रही है इंडिया, आई से इंडिया हो गया, बी से हो गया आपका ब्राजील, और एस से हो गया आपका साउथ अफ्रीका। तो 3 कंट्रीज हैं, एक तरह का जिसको बोलते हैं ना ट्राईलेटरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है इन पर्टिकुलर तीनों कंट्रीज के अंदर। अब देखो यहाँ पर साउथ साउथ कॉपरेशन की भी हम बात कर सकते हैं, आपस में हम कैसे चीज़ों को एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, कैसे एक दूसरे की कंट्री एक बेटरमेंट के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकती है, वो हो गया। ठीक है, साथ में ही इंटरनेशनल लेवल पे पॉवर्टी को कैसे कम किया जा सकता है, सोशल डेवलपमेंट कैसे इंक्रीज करें, साथ में तीनों कंट्रीज आपस में कैसे ट्रेड एंड डेवलपमेंट या ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अपने अपने रीजन्स के अंदर कैसे प्रमोट कर सकती हैं थ्रू दिस इंटरेक्शन, ये यहाँ पर इप्सा के अंदर हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और 3 रीजन है, देखो इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका अफ्रीका से कंट्री कॉन्टिनेंट से हो गया, ब्राजील हमें देखने को मिल जाता है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से, और इंडिया आप जानते हो एशियन रीजन से देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से अलग अलग कॉन्टिनेंट से ये पार्टिसिपेशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसका दरअसल में फॉर्मेशन हुआ था 2013 के अंदर अंडर ब्राजीलिया डिक्लेरेशन। तो ये डिक्लेरेशन का भी नाम आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये कुछ चीजें थी, डेफिनेटली इनके ऑब्जेक्टिव्स काफी आप समझ चुके होंगे कि अब अलग अलग एरियाज के अंदर कॉपरेशन बढ़ता जा रहा है, हेल्थ के अंदर, एजुकेशन के अंदर, डिफेंस सेक्टर हो गया आपका, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया। ये सारे फैक्टर्स यहाँ पे अब कहीं ना कहीं और इम्प्रूव हम या फिर इनके अंदर जिनका ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर ऐड होते जा रहे हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग इप्सा। राइट, अब कल के लिए आपका एक न्यूज प्लेसेस इन न्यूज है, एक तरह की लोक नूर।
ये आप मुझे बताओगे कि कौन सी कंट्री में है और आखिर क्यों न्यूज़ में रही है पिछले 1-2 सालों के अंदर। डेफिनेटली हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो पहला होमवर्क आपका ये है। उसी तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर एक इकोनॉमी का मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, इसका कमेंट सेक्शन के अंदर आप नीचे मुझे आंसर बताओगे कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, फिर कल हम इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, राइट। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज जिनोम इंडिया प्रोजेक्ट। देखो जिनोम्स के हम डेफिनेटली साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपने पढ़ते ही हैं। आप डीएनए के बारे में जानते होंगे, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि एक तरह का मॉलिक्यूल होता है जो अलग अलग तरह की जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस देता है, ठीक है, हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर, ठीक है। तो जीनोम के अंदर जो होता है, जीनोम की जब मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर आपका ना पूरा जेनेटिक मटेरियल का एक कंप्लीट सेट हो जाता है, ठीक है। तो अपने जीन्स हो गया, उन सभी का इंफॉर्मेशन वगैरह जो भी होती है वो यहाँ पे हमें जीनोम के अंदर देखने को मिल जाती है। तो इस वजह से हम देखो क्या कर रहे हैं, हम जीनोमिक्स की ना एक तरह की स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सिर्फ जीनोमिक्स की स्टडी करने का क्या मतलब है यहाँ पे। देखो एक्चुअल में होता क्या है ना कि इंडिया में आप जानते हो 130-135 करोड़ लोग हैं, उसमें कुछ पर्टिकुलर पॉपुलेशन ग्रुप्स हैं, ठीक है, लगभग 4,000 से 5,000 ऐसे पॉपुलेशन ग्रुप्स माने जाते हैं। तो हर पर्टिकुलर ग्रुप के कुछ ना कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके कुछ यूनिक जो जेनेटिक वेरिएशन हमें देखने को मिल जाएंगे, बिल्कुल, ठीक है ना। ये बाकियों से अलग होते हैं, थोड़े बहुत डिफरेंट होंगे डेफिनेटली, इसी वजह से तो हम क्या कर रहे हैं, इनका डेटा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक होती है हमारी जो चेंजेस होते हैं, म्यूटेशन होती है ना, उस डिजीज को लिए जो कॉज कर सकते हैं कई बार, तो डिजीज कॉजिंग म्यूटेशंस के लिए इनकी हर किसी ग्रुप की अलग अलग हो सकती हैं। तो हमारा यहाँ पर काम क्या है, हमारा यहाँ पर काम है कि एक तरह से ना हम नियरली 10,000 जीनोम्स को स्टडी करें, ठीक है, ताकि उसके बेसिस के ऊपर हम अलग अलग अपने जो हम कुछ चाहते हैं, हम उनसे जो इंसाइट्स लेना चाहते हैं वो ले पाएं, ठीक है। तो अभी न्यूज़ में क्या है, जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी है ना, उन्होंने बोला है कि नियरली 2/3 काम इसके ऊपर हो चुका है और बाकी का जो काम होगा वो बाय द एंड ऑफ द ईयर हम एक्सपेक्ट कर लेंगे। कहने का मीनिंग क्या, 10,000 में से नियरली हम कहीं ना कहीं 7,000 के आसपास कर चुके हैं, बाकी के कुछ हमें नंबर्स बचे हुए हैं, वो बाय द एंड ऑफ द ईयर हम कर लेंगे। अब खुद सोचो ऐसा करने का फायदा क्या हो, जो जीनोम सीक्वेंसिंग करी जा रही है इस तरह से हम करने की बात कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। देखो कुछ आपकी जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कुछ डिजीज होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर लो कैंसर की, कुछ रेयर डिजीजेस भी हो सकती हैं, हमने रेयर डिजीज भी पढ़ा हुआ है। इनके लिए ना अगर हमें प्रॉपर जो थेरेपी वगैरह बनानी हो, क्या आपको नहीं लगता कि अगर हमारे पास जीनोम सीक्वेंसिंग की जीनोम्स की नॉलेज हो, उससे हम कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। बात करते हैं ना हम प्रिसीजन हेल्थ केयर की, राइट। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम बेटर टारगेटिंग करना चाहते हैं, तो वो तभी हो पाएगा जब हमें इनकी अच्छे से जानकारी होगी, हम डिजीज को एंटिसिपेट कर पाएंगे, उसको हिसाब से पेशेंट के हिसाब से उसको चेंजेस कर पाएंगे। तो इस वजह से इन चीज़ों को बनाया जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप नोटिस करो, होल जीनोम सीक्वेंसिंग की बात करी जा रही है, रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन, कहने का मतलब क्या, 130 करोड़ की नहीं कर रहे, एक कुछ ऐसे 10,000 लोग हैं जो इनको रिप्रेजेंट करते हैं। देखो मेरा जो होगा ना जेनेटिक वेरिएशन, वो तो आपसे डेफिनेटली अलग होगा, पर हो सकता है मेरे और आप में कुछ ना कुछ जो आपकी सिमिलैरिटीज बहुत सारी हो, ठीक है, कुछ लोगों के साथ मेरी सिमिलैरिटीज मैच करती होंगी, कुछ आपकी किसी और के साथ करती होगी। इस तरह से जो 10,000 रिप्रेजेंटेटिव है ना, उनको हम लेकर आ रहे हैं ताकि वो 130 करोड़ के जनता को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करें। जैसे होता नहीं कि हम पॉपुलेशन में से एक तरह का सैंपल निकालने की कोशिश करते हैं कि वो सैंपल रिप्रेजेंट करे पॉपुलेशन को, यही यहाँ पे बात करी गई है। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, इसने ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट दैट इज जीआईपी, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था 2020 के अंदर। दरअसल में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ना हमारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। एक तरह का यहाँ पे डेटाबेस बनाने की बात हो रही है, जैसे मैंने आपको बताया भी, एक तरह का रेफरेंस जो जीनोम बन जाएगा, ठीक है, वो 10,000 लोग एज अ रेफरेंस की तरह एक्ट करेंगे बाकी लोगों के लिए, ताकि उनके लिए भी अकॉर्डिंगली वो चीजें बनाई जा पाए, ठीक है। एक तरह का मिशन मोड है, मल्टी इंस्टीट्यूशन कंसोर्टियम प्रोजेक्ट है, जहाँ पर बहुत सारे इंस्टीट्यूशन यहाँ पे साथ में आए हैं और टाइमली हम इसको करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे टारगेट सेट है कि इतने टाइम तक हमने इतना करना है, ठीक है ना। तो पहला जो फेज था उसमें यही था कि 10,000 जीनोम्स का हम एटलीस्ट सीक्वेंस करें, जिसको पूरा का पूरा फंड किसने दिया है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ही। दरअसल में ना एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, ठीक है, 1990 से 2003 का एन इंटरनेशनल प्रोग्राम, जहां से हमने इंस्पिरेशन ली है और हम इंडिया के स्पेसिफिक भी ये चीज़ कहीं ना कहीं करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा मैं आपको बताया भी, मल्टीपल इंस्टीट्यूशन यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, तो लगभग 20 इंस्टीट्यूशन हमें देखने को मिल जाएंगे। तो एनालिसिस एंड जो कोऑर्डिनेशन है वो IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के द्वारा देखा जा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो हमें पता होने चाहिए थे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स। देखो स्टैट्स का जो फील्ड है ना, काफी वाइड फील्ड है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है, एक इंडियन अमेरिकन है CR राव जी, इनको नोबेल प्राइज मिला है। एज इन कि जैसे नोबेल प्राइज होता है ना, तो नोबेल प्राइज स्टैटिस्टिक्स के लिए तो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, आप जानते हो, जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स हो गया, उसमें अंदर आ जाता है, आपको मेडिसिन के अंदर आ जाता है, आपका लिटरेचर हो गया, पीस हो गया, इस तरह से फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया।
पर स्टैट्स के लिए कोई नोबेल प्राइज तो नहीं है, तो उसी का इक्वलेंट है यहाँ पे, तो वो चीज यहाँ पे इनको मिली है CR राव को, ठीक है, नोबेल प्राइज नहीं है, उसी का इक्वलेंट, उसी लेवल का एक अवार्ड होता है, वो यहाँ पे इनको मिला है, ठीक है। अब क्यों मिला है सर, देखो 1945 में इन्होंने एक पब्लिक पेपर को पब्लिश किया था, बुलेटिन ऑफ कैलकाटा मैथमेटिकल सोसाइटी के अंदर, ठीक है, तो उसकी वजह से इनको मिला है। वहां पर इन्होंने स्टैट्स के क्या रूल्स होने चाहिए, कुछ टूल्स वगैरह की बात करी थी, तो ये सारी बातें इन्होंने फंडामेंटल्स यहाँ पे इस पर्टिकुलर पेपर के अंदर पब्लिश किए, तो उस पेपर के लिए इनको मिला है, राइट। अब एक बात नोटिस करना कि जो पहला तो जो ये प्राइज मैं बात कर रहा हूँ, ये प्राइज इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स उन्हीं लोगों को मिलता है जो जिंदा है, ठीक है। अगर किसी की मान लो डेथ होगी तो डेथ के बाद नहीं मिलेगा, अगर आप प्राइज देते टाइम आप जिंदा हो तभी आपको मिल पाएगा, ठीक है ना। तो अभी जो हमारे CR राव साहब है, इसलिए इनको यहाँ पे मिला है। ये हर 2 साल में एक बार दिया जाता है, या तो एक इंडिविजुअल को दिया जाता है या फिर एक पूरी की पूरी टीम जिसने कहीं ना कहीं यहाँ पे काम किया है। तो यहाँ पे टोटल जो टॉप 5 है ना, टोटल जो 5 टॉप स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो मिलकर तय करती है कि किसको देना है किसको नहीं देना इसके ऊपर। और देखो स्टैट्स के ऊपर फोकस जरूर है, पर स्टैट्स का एक्चुअल में रियल लाइफ के अंदर क्या इंपैक्ट है, क्या साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर क्या उसने चेंजेस लेकर आए हैं, ह्यूमन वेलफेयर के ऊपर काम किया या नहीं किया, ऐसे पर्सन को ज्यादा देने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी हमें देखने को मिल जाती है। जैसे आप देखते हो नोबेल प्राइज जानते हो आप, उसी तरह से मैथमेटिक्स की फील्ड में ना एबल प्राइज हो गया, फील्ड मेडल हो गया, ये बहुत ही बड़े प्राइजेस हैं। इनको भी ना इनफैक्ट स्पेशली फील्ड मेडल की मैं बात कर रहा हूँ, इसको मैथमेटिक्स का नोबेल बोला जाता है, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास ट्यूरिंग अवार्ड भी होता है, ट्यूरिंग अवार्ड होता है हमारा जो कंप्यूटर साइंस की फील्ड में मैं बात कर रहा हूँ, अगर किसी ने बहुत ही मेजर कुछ इंपैक्ट क्रिएट किया है तो उसके लिए ट्यूरिंग प्राइज होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे ये इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स हमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मॉनिटरी अवार्ड आप देख सकते हो $80,000 का, ठीक है ना। और मैंने जैसे आपको बताया भी कि जो पर्सन है जिसको ये अवार्ड मिलना होगा तो वो जिंदा होना चाहिए जब उनको अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है। एंड साथ में अगर आप नोटिस करो तो पहली बार ये जो अवार्ड था ये 2017 में दिया गया था डेविड आर कॉक्स जी को, क्योंकि उन्होंने कॉक्स प्रोपोर्शनल हैजार्ड मॉडल एक तरह से ये मॉडल बनाया था जो कि बताता था कि किस तरह से पेशेंट का सर्वाइवल रेट चेंज होता है। तो स्टैट्स के अंदर इनका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। इसके अलावा ना अगर आप नोटिस करोगे कॉप्स प्रेसिडेंट अवार्ड, ये भी स्टैटिस्टिक्स के अंदर ही दिया जाता है। तो सबसे पहला अवार्ड हो गया स्टैट्स के अंदर इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स, और दूसरा हो गया कॉप्स प्रेसिडेंट अवार्ड। दो ये सबसे बड़े अवार्ड्स होते हैं इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज नर्मदा रिवर। देखो अभी थोड़ा न्यूज में था क्योंकि 15 टूरिस्ट को यहाँ से रेस्क्यू किया गया था, ठीक है ना। तो थोड़ा सा नर्मदा रिवर के बारे में हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखो अगर आप नोटिस करोगे ना तो इंडिया की अगर 5 सबसे लंबी नदियों, लंबी मतलब लॉन्गेस्ट रिवर्स की मैं बात करता हूँ, तो सबसे पहले आपको गंगा नदी देखने को मिल जाएगी, गंगा जी के बाद गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर चौथे पे यमुना, एंड 5वें नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगी नर्मदा रिवर। अब नर्मदा रिवर ना देखो आप बात करो गुजरात की या मध्य प्रदेश की, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक है। अभी मैं थोड़े टाइम पहले ना बेड़ा घाट जाके आया था मध्य प्रदेश के अंदर, वहां पर मुझे देखने को मिला, वहां पे धुआंधार फॉल्स भी देखने को मिले थे। तो बहुत ही ये इंपॉर्टेंट ये नदी मानी जाती है मध्य प्रदेश और गुजरात के लिए, ठीक है ना। ये पेनिनसुलर रीजन के अंदर, ठीक है, लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ध्यान रखना वेस्ट में फ्लो करती है ना इस साइड के, नीचे आपको यहाँ पे तापी रिवर भी देखने को मिलती है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो करती है, ये आप सभी जानते हैं, अपनी ज्योग्राफी के अंदर ये चीज पड़ी हुई है। ध्यान रखना इसके नॉर्दर्न साइड पे आपको विंध्यन रेंज देखने को मिल जाएगी और सतपुरा रेंज आपको साउथ सदर्न साइड में देखने को मिल जाएगी। मैंने ये मैप भी लगाया है, तो इस मैप को भी एक बार ना आप अपने एंड पे भी रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये डेफिनेटली आप यहाँ पे इसको भी देख सकते हो। अगर मैं थोड़ा आपको और बात करूँ ना, अक्सर ऐसा माना जाता है कि जो नर्मदा रिवर है वो नॉर्थ और साउथ के बीच में एक तरह की बाउंड्री है। बात करते हैं ना कि नर्मदा के ऊपर आपको नदर्न इंडिया, साउथ के ठीक है ना, उसके नीचे सदर्न इंडिया, तो ऐसा कई बार ऐसे मान लिया जाता है इस तरह से। एक बात और नोटिस करो कि स्टार्ट कहाँ से होती है। देखो इसके स्टार्टिंग रेंज है माइकाला रेंज नियर अमरकंटक इन मध्य प्रदेश। तो अमरकंटक का नाम आपको बिल्कुल भूलना नहीं है। दरअसल मैं अगर थोड़ा हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से बताऊं तो हम ना अलग अलग ड्रेनेज पैटर्न पढ़ते हैं, सॉरी ज्योग्राफी के अंदर। तो एक आप जानते होंगे रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। सर रेडियल क्या होता है, रेडियल मतलब होता है कि एक सिंगल पॉइंट है और यहाँ से पानी हर डायरेक्शन में जा रहा है। तो दरअसल में जो अमरकंटक है ना वहां पे रेडियल ड्रेनेज पैटर्न हमें देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको नर्मदा रिवर यहाँ से बहती हुई देखने को मिलेगी, मतलब स्टार्ट होती हुई देखने को मिल जाएगी। आपका सोन रिवर हो गया, ठीक है ना। तो ये मेजर यहाँ पे रिवर्स है, उसके अलावा जोहिला रिवर भी यहाँ से हमें स्टार्ट होती हुई देखने को मिल जाएगी। तो ध्यान रखना अमरकंटक में क्या है, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न हमें देखने को मिल जाता है। कहाँ पे फॉल करती है, ये अरेबियन सी के अंदर, गल्फ ऑफ कैम्बे, ठीक है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, ठीक है ना, मैंने मैप के अंदर लगा भी रखे हैं सारी चीजें। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और किस तरह से था, विंध्यास भी हमने देख लिया, सतपुरा भी देख लिया, अरेबियन सी वेस्ट की तरफ, और माइकाला रेंज तो वो स्टार्ट ही हो रही है। तो ये सारी बातें आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। तो जबलपुर, ठीक है, धुआंधार फॉल्स वहां पे जाने में आपको बताया भी, ठीक है।
और साथ में यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आलिया बेट है, ये सबसे लार्जेस्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जैसे कि इंदिरा सागर, सरदार सरोवर, ओमकारेश्वर, बारगी और माहेश्वर, ये कुछ 5 यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। कुछ इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज पर नाम लिखे हैं, ठीक है। एक थोड़ा सा आइडिया रखो, आई कैन अंडरस्टैंड की सारी आप यहाँ पे यह याद नहीं रख सकते, पर एक बार फिर भी कोशिश करना जो भी आपको यहाँ पे याद रहे, क्योंकि कई बार ना यूपीएससी में एलिमिनेशन के थ्रू आप इनको अपने आंसर तक कई बार पहुंच जाते हो, ठीक है। कई बार जैसे कावेरी रिवर के रिगार्डिंग पूछा हुआ है कि कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो अगर आपको थोड़ा जो मेजर ट्रिब्यूटरीज का भी आइडिया रहेगा ना, तो अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं आप अच्छे से वहां तक अपने आंसर तक पहुंच जाओगे, ठीक है ना। तो कुछ जैसे बरना रिवर हो गया, हिरान रिवर हो गया, तेंदोनी रिवर हो गया, औरसंग रिवर हो गया, कुलार हो गया, इन सभी का आपको डेफिनेटली पता होना ही होना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से लेफ्ट बैंक के अंदर छोटा तवा रिवर हो गया, ठीक है ना, तवा रिवर हो गया, दूधी रिवर हो गया, ठीक है, बुहनार रिवर हो गया, बंजर रिवर, इन सभी का भी डेफिनेटली आपको आइडिया यहाँ पे होना ही चाहिए। तो ये कुछ था नर्मदा की रिवर के रिगार्डिंग जो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज एंटी स्पाईवेयर डिक्लेरेशन। देखो पहली बात तो आप देखो स्पाईवेयर का मीनिंग क्या होता है। स्पाई आप जानते हो ना कि एक तरह से जो जासूस होते हैं, एक तरह से उनको स्पाई बोलते हैं, ठीक है। अब जब बात करते हैं हम स्पाईवेयर की, यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि मान लो आप अपने लैपटॉप के ऊपर कोई काम कर रहे हो, पर जो लैपटॉप के ऊपर आप काम कर रहे हो सारा का सारा कहीं और को पता लग रहा है, समझ रहे हो। तो इस तरह की चीजों को बोलते हैं स्पाईवेयर। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपने क्या किया, आप ना अपने अमेजोन के ऊपर, एक सेकंड सॉरी, मान लो आप अमेजोन फ्लिपकार्ट कहीं पर भी आप अपना अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू कुछ पेमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, पर अगर खुद सोचो, आपका जो आप कीबोर्ड के ऊपर टाइप कर रहे हो ये कोई और पढ़ पा रहा है, तो उसको पता लगता रहेगा ना कि आपने क्रेडिट कार्ड के अंदर क्या चीज डाली, क्रेडिट कार्ड नंबर क्या डाला, उसका सीवीवी नंबर क्या डाला, ये सारी चीजें आप डिटेल्स देखते रहोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, वो आपका सारा का सारा डेटा किसी और के पास जाता रहेगा। आपने क्या ईमेल एड्रेस डाले, आपने क्या वेब फॉर्म का डेटा डाला, आपने क्या क्या चीजें करी, वो सारा का सारा किसी और को पता लगता रहेगा। कंप्यूटर डिवाइसेस के अंदर भी होता है, आपका मोबाइल के अंदर भी होता है। तो एक तरह से जासूस ही है जो आपको सारा आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी को एक तरह से ट्रैक कर रहा है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है, एंड अकॉर्डिंगली उसका मिस यूज करने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी डेफिनेटली रहती है। इसी को बोलते हैं स्पाईवेयर, ठीक है ना। तो अभी क्या हुआ है, यूएस और साथ में उनके जो 10 कंट्रीज हैं, उन्होंने पहली बार एंटी स्पाईवेयर डिक्लेरेशन यहाँ पे इशू करी है। तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखो कौन सी कंट्रीज हैं इसमें, देखो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कोस्टा रिका, डेनमार्क, फ्रांस, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स। इन सभी ने मिलकर क्या किया है, इन्होंने देखा है कि यार कि काफ़ी सारे इश्यूज यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है ना। तो डेफिनेटली किस तरह से ऐसी टेक्नोलॉजीज को हम एक तरह से इनका मिसयूज को रोका जा सकता है, इसके रिगार्डिंग ये पहली डेक्लेरेशन देखने को मिली है। ध्यान में रखना है कि इंडिया इस डेक्लेरेशन का यहाँ पे पार्ट नहीं है, तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान में होनी चाहिए। तो फोकस यही है कि कैसे एक तरह से जो साइबर एक्टिविटी के लिए मिसयूज किया जाता है इसका, इसको हम एक तरह से रोकें और प्रॉपर हमारे पास कुछ लीगल मैकेनिज्म्स लेकर आए, ताकि ये जो सारे इश्यूज हैं इनको हम टैकल कर पाएं। ये सारा इस पर्टिकुलर एंटी स्पाईवेयर डिक्लेरेशन के अंतर्गत देखने को मिला है। स्पाईवेयर क्या होता है, मलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो आपकी सारी ऑनलाइन एक्टिविटी को एक तरह से देख सकता है आपके बिना किसी नॉलेज या बिना किसी कंसेंट के। ये बात हम जान ही चुके हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेरा गांव मेरी धरोहर। अब समझने की कोशिश करते हैं। देखो हमारे देश में आपको ना नियरली 6.5 लाख गांव देखने को मिल जाएंगे, बिल्कुल। अब हर गांव में ना कुछ यहाँ पे अलग अलग उनके अलग अलग चीजें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ पर्टिकुलर विलेज के रिगार्डिंग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हो सकते हैं, उनके कुछ अपने कस्टम और ट्रेडिशन हो सकते हैं। हो सकता है किसी गांव से कोई फेमस पर्सनैलिटी रही हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोई फ्रीडम फाइटर कोई रहा हो बहुत फेमस, ठीक है ना। आर्ट एंड कल्चर उनका होता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये जो अलग अलग गाँव है हमारे, इनकी बहुत सारी धरोहर होती है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा होता है। तो ऐसे हम क्या कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको ना एक वेब पोर्टल के ऊपर लेकर आए। इन सभी जो डेटा बेसिस हैं, अलग अलग हमारे जो गांव हैं, उनका एक तरह से कल्चरल एसेट जो है ना इनके, इनकी एक मैपिंग करी जाए। तो अभी क्या हुआ है, हमने 1 लाख विलेजेस का नियरली हम इनको पोर्टल पे डालने की कोशिश है बाय मई, ठीक है। और बाकी जो 6.5 लाख कहीं ना कहीं हमारे जो टोटल विलेजेस हैं, उनको भी हम आने वाले टाइम के अंदर ये चीज़ कर लेंगे। आई बात समझ में। तो आपके आर्ट फॉर्म्स हो गया, आर्टिस्ट हो गए, सारे रिसोर्सेज का डेटाबेस आपको एक सिंगल जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये प्रोग्राम किसका है, एनएमसीएम का, नेशनल मिशन फॉर कल्चरल मैपिंग, वो आप जान ही चुके हो, ठीक है ना। तो जैसा मैंने आपको बताया भी, तो यहाँ पर मान लो आपकी कोई जगह की फेमस टेक्सटाइल है, कोई फेमस प्रोडक्ट है, हो सकता है महाभारत के साथ उसके साथ कोई रिलेशन होता हो, कोई फ्रीडम फाइटर, कोई इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के साथ इसका रिलेशन हो गया, आपके कुछ फेमस पर्सनैलिटीज हैं, फेस्टिवल्स हैं, आर्ट एंड कल्चर हैं, ये सारे यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे।
तो आपका जो विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर होगा ना, वो एक तरह की मीटिंग करेगा अपने लोकल लोगों के साथ, फिर वो अपलोड करेगा कि मेरे शहर मेरे गाँव के बारे में अच्छी चीज़ क्या है, क्या यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या इसका हिस्ट्री के साथ क्या रिलेशन है। ये सारी चीज़ों के रिगार्डिंग वहाँ पे इन्फॉर्मेशन अपलोड होगी और कहीं ना कहीं बाद में फिर हमें पोर्टल के थ्रू वो चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो लोगों को इन्वॉल्व किया जाएगा एट डिफरेंट लेवल्स। तो ये सारा काम आ जाता है किसके अंतर्गत, मेरा गांव मेरी धरोहर के अंतर्गत। थोड़ा एनएमसीएम के बारे में जानते हैं, नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग। तो इसको स्टार्ट किया गया था 2017 के अंदर, ताकि एक प्रॉपर डेटाबेस बन सके आर्टिस्ट का, आर्ट फॉर्म्स का, इन सभी का, और एक तरह से हम कल्चरल हेरिटेज की एक तरह से मैपिंग कर पाए। ये यहाँ पर बात करी गई थी। इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाता है किस द्वारा, IGNCA, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, इसके द्वारा मतलब करा जाता है। इसको इम्प्लीमेंटेशन इसको दी गई है अभी 2021 के बाद। और इसका जो IGNCA इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स है, इसको एस्टैब्लिश हुआ था 1987 के अंदर, अंडर विच मिनिस्ट्री, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो ये बात भी आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो आज हमें अच्छे से डिस्कस करने थे। कल मैंने आपको स्टेट के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन दिया था कि आखिर स्टेट की डेफिनेशन क्या होती है, 2021 में यूपीएससी में देखने को मिला था। देखो, जब मैं बात करता हूँ ना स्टेट की, तो दरअसल में स्टेट में 4 फीचर्स डेफिनेटली होने चाहिए। पहला है आपका पॉपुलेशन, दूसरा हो जाता है आपका टेरिटरी, तीसरा हो जाता है आपका गवर्नमेंट, और चौथा हो जाता है आपका बात सॉवरेनिटी की। ठीक है ना। तो ये सभी चीजें यहाँ एक स्टेट के अंदर डेफिनेटली होनी ही होनी चाहिए। 4 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। देखो, जो पॉपुलेशन हो गया, टेरिटरी हो गया, ये तो एक तरह थोड़ा फिजिकल एस्पेक्ट्स हो गया आपके। ठीक है। उसी तरह से जो बाकी के 2 हैं, दैट इज गवर्नमेंट हो गया आपका, सॉवरेनिटी हो गया, ये थोड़ा पॉलिटिकल बेसिस होता है इनके ऊपर। ठीक है। तो इस तरह से अगर जहां भी हमें चारों के चारों सेट्स हमें देखने को मिल जाएंगे, उसको हम स्टेट बोल सकते हैं। तो यहाँ पर दरअसल में एक्चुअल में जो आंसर बनेगा ना, वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा, क्योंकि और बाकी ऑप्शन में कोई ना कोई यहाँ पे स्टेटमेंट आपको डेफिनेटली मिस मिल जाएगी। ये चारों, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी, ये आपको ऑप्शन ए के अंदर ही देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, ये आपकी सॉवरेनिटी की बात करता है। यहाँ पे गवर्नमेंट की बात होगी, यहाँ पे बात होगी टेरिटरी की, और यहाँ पे बात होगी पॉपुलेशन की। ये सारे फीचर्स आपको बाकी ऑप्शंस के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे। इस वजह से कहीं ना कहीं बाकी के जो ऑप्शंस हैं, वो उनमें कोई ना कोई पैरामीटर आपको मिस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अब आज जो हमने डिस्कस किया उसके बेस में आपको ये 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ। इन 5 क्वेश्चन का आंसर आप मुझे जो कमेंट सेक्शन में बताओगे, कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। कल जो मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए थे, उनका एक बार मैं क्विकली आपको आंसर बता देता हूँ। पहला था प्रोजेक्ट एलिफेंट, क्या 1992 में रिलीज किया गया था ताकि एलिफेंट्स और उनकी हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट कर पाए। दिस आंसर इज डेफिनेटली ट्रू। जूस मिशन, याद है या नहीं याद है? देखो, जूस किसके लिए स्टैंड करता था, जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर मिशन। ठीक है ना, इसके रिगार्डिंग था। यहाँ पे हमने देखा था ना, यूरोपियन स्पेस एजेंसी क्या कर रही थी, जुपिटर को एक्सप्लोर करने की बात करी थी, और उसके जो 3 आईसी मून हैं, कौन कौन से, यूरोपा, कैलियास्टो और गैनीमेड, इनको यहाँ पे एक्सप्लोर करने की बात है। तो ये बात भी बिल्कुल यहाँ पे ट्रू हो जाएगी। थर्ड है कुर्मी कम्युनिटी, क्या ये शेड्यूल्ड ट्राइब है जो हिमाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिलती है? द आंसर इज नो। देखो, पहली बात तो ये हमें देखने को मिलती है अराउंड छोटा नागपुर जो प्लेट्यू हो गया, जैसे झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल, मेजरली यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। और ये कोई शेड्यूल्ड ट्राइब में कैटेगराइज नहीं है, ये किसके अंदर कैटेगराइज है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर। ठीक है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड के अंदर ये आपको ओबीसी कैटेगरी के अंदर देखने को मिल जाएंगी। एंड इनफैक्ट ना, जो अभी इन्होंने रिसेंटली क्या किया, रेलवे लाइंस को जाम किया, अपना जो एजिटेशन कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि उनको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जा पाए। इनका जो सरना रिलीजन है उनको एक तरह से रिकग्निशन मिले, और साथ ही साथ जो कुरमली लैंग्वेज है, सॉरी, कुरमली लैंग्वेज है, उसको 8th शेड्यूल के अंदर दर्जा दिया जाए। ये सारी बातें यहाँ पे करी गई हैं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। फोर्थ स्टेटमेंट, इंटरनेशनल सीबर्ड अथॉरिटी, क्या इसके जमैका के अंदर हेडक्वार्टर्स देखने को मिल जाएंगे? बिल्कुल बात ट्रू है। एंड लास्टली, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो सर्टिफिकेट्स हैं, तो जो न्यू एवीएस रूल आए हैं, क्या वो एनजीटी के द्वारा किए जाएंगे? देखो, खुद सोचो, एनजीटी ये काम क्यों करेगी, तो ट्रिब्यूनल है। तो कौन करता है ये चीजें? ये चीजें करी जाती हैं सीपीसीबी के द्वारा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। तो इस वजह से 5वां स्टेटमेंट आपका यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हो गए पिछले कल के क्वेश्चंस। इसी तरह से इन 5 क्वेश्चंस का आंसर, साथ में जो इकोनॉमी का मैंने आपको होमवर्क दिया ना, इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग वो टॉपिक, और जो लोपनूर है, इन सभी पर्टिकुलर क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे जो कमेंट सेक्शन में बताओगे, कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। फिर इनको हम कल अकॉर्डिंगली डिस्कस कर लेंगे। साथ में ही अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एज नथिंग एल्स पे जा सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो यहाँ पे आप इसकी पीडीएफ को एक्सेस करके। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आज की डिस्कशन। आई होप आपको आज की डिस्कशन अच्छे से समझ आई होगी। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।